सो हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने सारा कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर के प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया और कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए भी मैंने रखा है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि नए नेक्स्ट टॉपिक में क्यों क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो आगे देखते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पर लिखना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा था कंस्ट्रक्टर के बारे में। चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। गिव मी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ओके एंड हियर एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मैं सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। डोंट नो कि ये मुझे आंसर देगा या नहीं, बट लेट्स ट्राई। हाँ, और मे बी हाँ समथिंग वेंट रॉन्ग, मेरे चार्ट जीपीटी को कुछ हो चुका है। हम्म तो ये इतना कभी टाइम नहीं लेता है। देखते हैं, इंतजार कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लेता है। एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। Okay, nice. After consider the next topic of oops topic is these keyword in Java. So what is this keyword? So this is a special keyword. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। So this keyword is a special keyword in a Java that refer to current object of the class. It is mostly used when instance variable and local variables have the same name, and to call another constructor from the same class. If you want to call another constructor from the same class at that time, and to pass the current object as a parameter। करंट ऑब्जेक्ट एज द पैरामीटर अगर आप पास करते हो उस टाइम पर भी आप दीज कीवर्ड को यूज कर सकते हो। तो ये इसको किस तरह से किया जाए, सो ये इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर उन्होंने दिया गया है देन मेन मेथड के अंदर। एंड उसके बाद कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर। ओके, ना बाबा ना। हाँ, अब देखो, कार से यानी वो कार मेथड कार कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको उसने दिस कीवर्ड से यहाँ पर वैल्यू पास की है। तो दिस कीवर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टू दी दिस कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने वैल्यू असाइन किया है। And then another one is passing current object to the another class. So here is the class A and there one is a class B. So ऑब्जेक्ट यहाँ पर B एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर और यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ दीज यानी जो ये है इसको ही अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो उस टाइम पर यूज किया जाता है। बट आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा ही भी आपको लग सकता है, इसके लिए मैं अलग से आपको बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए बेसिक बेसिक यानी आपको दीज कीवर्ड क्यों चाहिए ये पता होना जरूरी है। तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, तो आगे बढ़ता है और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता है। तो लेट्स बिगिन विथ दिस कीवर्ड। सो यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगा अनदर वन पैकेज com dot oops dot these। okay, new, and here is the class। so com dot oops dot these। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा एंड देन यहाँ पर लिखना चाहूंगा एग्जाम्पल अबाउट दिस। हाँ, जस्ट मैंने यहाँ पर क्लास नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। The valid these is not the valid job identifier। Oh, oh,
these, और यहाँ पर these explain, these explain, इस तरह से लिख देता हूँ, एंड देन फिनिश। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर मेन मेथड ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली, एंड देन मैं यहाँ पर एक क्लास लेना चाहूँगा, जस्ट अ सिंपल क्लास, क्लास एज अ स्टूडेंट मान लेते हैं, इट्स डजेंट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। या फिर इट्स लेट चेक विथ एज अ कैलकुलेटर, जो कि हमने अभी बनाया था कैलकुलेटर, and inside calculator we just accept number one and number two. So for number one, int number first, and then int number two. Here is the two numbers are there. So अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, या कंस्ट्रक्टर भी नहीं भी बनाता हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट ये जस्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो अब ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही बनाऊंगा, एंड देन यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। सो किसको, तो मान लेते हैं इंट num1, देखो, एंड इंट num2, इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहूंगा, और सिस आउट करके यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ एज num1 एंड num2, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, num2, एकदम सिंपल। num1 एंड num2 मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, और इसकी वैल्यू जो है ना, मैं उसको वैल्यू 2 एंड 2 यहाँ पर मैंने असाइन की है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा ऑब्वियसली, बेसिकली मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन ही वो एग्जीक्यूट होती है। सो मैं मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एज अ कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर, हाँ, बट कैलकुलेटर ऑफ अ कैलकुलेटर इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर को num1 एंड num2 मुझे देना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर num1 एंड num2 देना चाहूंगा, 1 एंड 1 मैंने यहाँ पर दे दिया, 1 एंड 1 दिया है बस। एंड देन मैं राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, और जैसे ही मैंने 1 एंड 1 किया तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, 1 एंड 1, यानी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो, जैसे ही मैं कॉल करता हूँ, कैलकुलेटर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास क्या है, num1 एंड num2 है, बट ये जो नेमिंग कन्वेंशन है एग्जैक्ट सेम num1 एंड num2 की तरह है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होता है, और ये डायरेक्टली कहता है कि मेरे पास लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल है, तो लोकल वेरिएबल अगर अवेलेबल है मेरे खुद के, तो मैं दूसरे के वेरिएबल्स को, या फिर मेरे किसी यानी ब्रदर्स के वेरिएबल्स को क्यों देखूंगा, मेरे खुद के वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो ये क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्लास के इंस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये डायरेक्टली खुद के ही वेरिएबल, खुद के ही इंस्टेंस को वैल्यू असाइन करके इन वैल्यूज को प्रिंट कर लेता है। तो अब ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी कि बाबा उसकी वैल्यू ऑब्वियसली उसके अंदर असाइन भी नहीं होगी, तो ये कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। तो कौन सा वैल्यू है एंड कौन से, यानी ये कौन सा है और ये कौन सा है, तो ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल डायरेक्टली प्रिंट हो जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दीज कीवर्ड को यूज किया होता, दीज डॉट, देखो अब मैंने दीज डॉट num2 किया है, तो इससे अच्छा है कि num1 कर लेता हूँ, दोनों में हमें फर्क समझ में आएगा। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो अगर मैं देख सकते हो 1 वैल्यू मैंने दिया था, 1 ही प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पर प्रिंट हुआ 2, यानी क्या होता है कि ये जो वैल्यू है num1 की वैल्यू 2, यहाँ पर हमने उसे एक्सेप्ट किया है। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस को, और नॉर्मल जो होता है वो करें। एंड सेकंड थिंग कि डुप्लीकेट सेमिंग नेमिंग कन्वेंशन अगर आप यूज करते हो उस टाइम पर, तो ये बहुत बेनिफिट साबित होता है। तो यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट यानी सेम नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया है, यानी लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम है। तो अब इस टाइम पर वो कंफ्यूजन ना हो, और वैल्यू असाइन करके मुझे प्रॉपरली एक सम की वैल्यू आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको एक सम बोलकर एक मेथड बना लेते हैं, एंड देन सिस आउट करना चाहूंगा यहाँ पर,
और सिस आउट के अंदर लिखता हूँ, या इसको बोलूंगा void मेथड है, void मेथड है। और यहाँ पर सिस आउट के अंदर सम सम इज कोलन एंड देन प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर प्लस num2। मैंने इस तरह से वैल्यू इसकी लिख देता हूँ। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, कैलकुलेट डॉट सम को कॉल कर लेता है, जस्ट वाइड मेथड है। सो रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 2। हाँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर वो कॉन्केटिनेशन की वजह से ये 2 2 वैल्यू आ रही है, यानी ये इसका आंसर 4 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 एंड 1 दिया है। 1 एंड 1 की वैल्यू होती है 2। तो अगर मैंने 1 एंड 1 की वैल्यू 2 दी है, तो इसे समझ में आए तो क्या किया जाए। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बोलना चाहूंगा num1 इक्वल्स टू num2, num1 बेसिकली, एंड num2 इक्वल्स टू num2। अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपने किसको क्या बोला गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू 4 दे रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर 3+2 किया है, 2+1 किया है, या 2+3 किया है, 5 आंसर आना चाहिए। सो 5, ऑब्वियसली 5 आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या आंसर है, 4 ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे खुद के इंस्टेंस, क्लास के इंस्टेंस अवेलेबल है। तो ये इसी को ही एक्सेप्ट करेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर लोकल वेरिएबल को स्टोर करे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंस वेरिएबल को, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल, एंड ये रिप्रेजेंट करेगा आपके लोकल वेरिएबल को। और अब इसको अगर मैं रन करता हूं, तो अब boom, आपको मिला आंसर 5। तो आप यहाँ पर किसी भी वे में चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दीज कीवर्ड को यूज करते हैं। तो दीज कीवर्ड यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। क्लासेस में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के तौर पर यूज किया जाता है, या फिर आप उसी क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हो तो उस टाइम पर भी यूज किया जाता है। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस कौन से बेस में कॉल करते हो। हाँ, तो अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी यूज करनी है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर, जस्ट डिफॉल्ट कैलकुलेटर मैंने यूज किया है। तो दीज कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है मेरे इसी कंस्ट्रक्टर को। दीज अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड दीज के अंदर मुझे क्या करना है, एक स्टैंडर्ड देना चाहता हूँ, सो 9,9 कर देता हूँ। ओके, डन, बात खत्म। 9,9 मैंने यहाँ पर किया है। अभी के लिए इसकी वैल्यू आंसर क्या आएगी, तो अगर आप देखोगे तो इसकी आंसर 6 आ रही है। तो सेकेंड कंसेप्ट के अंदर मैं सेम पार्ट को यहाँ पर फिर से दोहराना चाहूंगा, बट यहाँ पर कैलकुलेटर 1 देना चाहूंगा, और यहाँ पर भी कैलकुलेटर 1, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज को मैं नहीं प्रोवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 9+9 यानी 18 आया। सो ये दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है आपके नेक्स्ट, यानी ये कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आप कौन से भी पैरामीटर की कितने भी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो बना सकते हो, और कंस्ट्रक्ट के अंदर ही कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। तो उस टाइम पर भी आप दिस कीवर्ड को यूज करते हो। ये बेसिकली कोई नहीं यूज करता है इस पार्ट को, नेक्स्ट वाले पार्ट यानी दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर वाला दिस वाला पार्ट को, बट ये वाला पार्ट आपको बेसिकली यूज मल्टीपल टाइम्स करना है। तो मेथड, कौन सी भी मेथड, ये जस्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल दिखाया, कौन सी भी मेथड हो, अगर आप सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हो एग्जैक्ट इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, तो आपको वहां पर दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करना होता है, दिस कीवर्ड यूज करना होता है फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये बात याद रखना। सो ये कुछ चीजें हैं जो दिस कीवर्ड के बारे में आपको पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से बताया है, मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है। So some key features, key points always remember. These always points to the current object and avoid confusion between instance variables and local variables. Helps in a constructor chaining. Constructor chaining में बहुत helpful साबित होता है, and useful for passing the current object as an argument.
तो सेम ऑब्जेक्ट को अगर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो तो दिस कीवर्ड डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये वो पार्ट हो गया, दिस कीवर्ड के साथ हमने कुछ मैनिपुलेशन भी कर लिया एंड दिस कीवर्ड को भी यूज भी करके देख लिया कि किस तरह से यूज किया जाता है। आगे आगे हम मल्टीपल टाइम्स दिस कीवर्ड को यूज करने वाले, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, डोंट वरी। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, ऑन नेक्स्ट डे। सो प्रैक्टिस करते रहना, आगे बढ़ते रहना और इसी तरह से आपका सपोर्ट बना रहे। सो सी यू गाइज, टाटा बाय बाय।